हे दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स थर्सडे में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है माइनर्स इनकम। माइनर्स के इनकम का टैक्सेबिलिटी कैसे होता है वो हम देखेंगे। सब में पहले दोस्तों, क्या माइनर पैन कार्ड निकाल सकता है या माइनर का पैन कार्ड हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है दोस्तों। कोई भी एज का, अगर आज का बॉर्न बेबी भी है तो उसका पैन कार्ड निकल सकता है। तो उसके लिए पैन कार्ड निकलने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो पैन कार्ड हमारे छोटे से छोटे बच्चे का, मतलब जो आज का 1 दिन का बेबी है उसका भी निकल सकता है, और उसके आगे तो कोई भी एज का निकल ही सकता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी क्या माइनर ITR फाइल कर सकता है, रिटर्न फाइल हो सकता है उसका? तो हाँ, डेफिनेटली माइनर का रिटर्न फाइल हो सकता है। माइनर जो 1 साल का भी माइनर है तो भी वो अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। इनकम टैक्स एक्ट में कोई बारिंग नहीं है कि भाई रिटर्न फाइल करने के लिए मेजर होना चाहिए, माइनर भी रिटर्न फाइल कर सकता है। फिर दोस्तों सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई आज तक तो हमने सुना कि भाई क्लबिंग ऑफ इनकम होता है, माइनर का इनकम तो पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। फिर ऐसा क्यों, या फिर कैसे क्या कि भाई फिर माइनर का रिटर्न फाइल होता है तो फिर ये कैसे क्या कि भाई सारा माइनर का इनकम पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल होता है? तो दोस्तों ऐसा है कि भाई माइनर रिटर्न तो फाइल कर सकता है, पर माइनर के पास जो इनकम होता है वो इनकम अगर एक्टिव सोर्स से है, उसके अर्न इनकम से है, तो वो खुद अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। पर अगर वो इनकम पैसिव सोर्स से है, मतलब एक्टिव सोर्स से, मतलब उसके खुद के टैलेंट से या हार्डवर्क से नहीं बनाया हुआ है, तो वो इनकम क्लब होता है। इसीलिए ये जो सेक्शन 64(1)(a है, सेक्शन 64(1)(a जो कि क्लबिंग के बारे में बताता है, तो उसके अंदर में जो भी पैसिव इनकम है वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाता है, और जो भी एक्टिव इनकम होगा वो क्लब नहीं होता है, वो खुद माइनर अपने रिटर्न में फाइल कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। फिर अब हमको समझना है कि भाई एक्टिव इनकम क्या होता है और पैसिव इनकम क्या होता है। तो एक्टिव इनकम वो होता है जिसके अंडर में माइनर खुद अपने मेहनत से, मतलब हार्डवर्क करके कुछ कमा रहा है, तो वो हो गया एक्टिव इनकम। मतलब कहीं पे उसने पार्ट टाइम में काम कर लिया। ये बात अलग है कि भाई चाइल्ड लेबर और ये सारी चीजें, ये बात अलग है। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से चाइल्ड लेबर और ये एक्ट यहाँ पर हमको एप्लीकेबल करने नहीं है। भले ही वो चाइल्ड है, वो काम लीगली नहीं कर सकता है, पर अगर वो कहीं पर काम करके कुछ अर्न कर रहा है तो डेफिनेटली उसका इनकम उसके रिटर्न में टैक्स हो सकता है। मतलब वो उसको उसके रिटर्न में ही टैक्स करना है, वो क्लबिंग में नहीं लेना है उसको। दूसरी बात है दोस्तों कि भाई उसके टैलेंट से, स्किल से, लाइक आज के डेट में अगर हम देखें तो बच्चे जो है एकदम स्मार्ट है, कंप्यूटर सेवी है, तो वो उनके हिसाब से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं, गेम्स बनाते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन में होती हैं बच्चों की। कुछ यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। तो उसका जो इनकम है, जो कि उसके स्किल से, टैलेंट से, नॉलेज से अर्न हुआ है, वो भी इनकम उसी के हाथ में टैक्स होगा, वो उसके सेल्फ हैंड में टैक्स हो जाएगा। जैसे कोई एक्टिंग किया है मूवीज में वगैरह, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, तो वो छोटे बच्चे भी होते हैं मूवीज वगैरह में, टीवी सीरियल में होते हैं, तो उनका जो इनकम है वो सेल्फ इनकम है। टीवी शोज होते हैं, क्विज कॉन्टेस्ट होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, इसमें जो प्राइज मनी ये जो मिलता है, ये वो चाइल्ड का खुद का टैलेंट और स्किल और एक्सपीरियंस से मिला हुआ इनकम है, वो क्लब नहीं होता है। क्लब इनकम कौन सा होगा कि भाई उसके पास में कुछ इनकम है जो FD में पार्क है, कोई म्यूचुअल फंड में पार्क है, कोई शेयर्स में पार्क है, उस शेयर्स के ऊपर में डिविडेंड मिला है, म्यूचुअल फंड के ऊपर में डिविडेंड मिला है, या कैपिटल गेन आया है, सेविंग अकाउंट या FD अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट आया है। ये इसके लिए कोई उसके हार्डवर्क नहीं है, स्किल टैलेंट कुछ नहीं है। ये इनकम जो है ये पैसिव इनकम है, जो अनअर्न इनकम भी बोला जाता है, जो कि अर्न नहीं किया है उसने, वो ऑटोमेटिकली उस इन्वेस्टमेंट पे अर्न हुआ है, तो वो इनकम जो है वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगा। यही बताता है सेक्शन 64(1)(a। अब जो ये पेरेंट्स के हाथ में इनकम क्लब होता है, तो उसके अंडर में गवर्नमेंट ने उनको 1500 पर चाइल्ड का उनको एग्जम्पशन दिया है, जो कि वेरी माइनर है, वो कोई बहुत बड़ा मटेरियल अमाउंट नहीं है, बट ये आपको जानने लायक है कि भाई 1500 पर चाइल्ड पर ईयर का वो
एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं अगर उससे ज़्यादा इनकम है। तो अगर 1500 तक का इनकम है तो कोई क्लबिंग होना नहीं है, कोई क्लबिंग उनका होगा नहीं। फिर देखते हैं दोस्तों कि भाई माइनर रिटर्न कब फाइल करेगा और पेरेंट्स के हाथ में क्लब कब होगा। हमने वैसे इनडायरेक्टली तो देख लिया, पर और एक केस है जब माइनर अपने खुद के सेल्फ हैंड्स में जब रिटर्न फाइल करेगा, वो होगा एक तो कि भाई उसका हार्डवर्क से जो मनी अर्न किया हुआ है, मतलब चाइल्ड लेबर से, मतलब उन्होंने कुछ काम किया है, पार्ट टाइम में कुछ काम किया है या फुल टाइम में कहीं पे कुछ जॉब किया है, काम किया है। तो दूसरा है उसके स्किल टैलेंट से, और तीसरा एक एग्जम्पशन दिया है दोस्तों, वो है कि भाई उसमें अगर कोई डिसेबिलिटी है। सेक्शन 80U इनकम टैक्स का सेक्शन 80U कुछ डिसेबिलिटी के बारे में बताता है। उस डिसेबिलिटी के साथ अगर चाइल्ड है तो उसका इनकम क्लब नहीं होगा पेरेंट्स के हाथ में, भले ही वो एक्टिव हो या पैसिव हो। एक्टिव हो या पैसिव हो, अगर वो डिसेबिलिटी के साथ है चाइल्ड तो वो उसके हाथ में क्लब नहीं होगा। अब कौन कौन सी डिसेबिलिटी है इसमें, तो इसमें जैसे आई साइट का प्रॉब्लम है उसको, और ये डिसेबिलिटी कितनी चाहिए, तो कम से कम 40% की डिसेबिलिटी चाहिए। सेक्शन 80U में 40 और 80% है, पर यहां पर हमको डिडक्शन लेने के लिए हमको 40% इनफ है। अगर 40% की डिसेबिलिटी है, कहां कहां पर, आंख में दिखने में प्रॉब्लम है, कान का प्रॉब्लम है, उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, मतलब वो चल फिर नहीं सकते, कोई विकलांग है कोई, तो इस तरह से ये जो है, या बोलने में प्रॉब्लम है तो ये बोलने का प्रॉब्लम है, मतलब वो बोल नहीं सकता है, तो ये डिसेबिलिटी के साथ, या मेंटली रिटार्डेड है, मतलब मेंटली कुछ चैलेंज है, तो फिजिकली चैलेंज्ड, मेंटली चैलेंज्ड, ये कोई भी टाइप का है, सुनने के लिए, देखने के लिए, बोलने के लिए, या चलने फिरने के लिए, या मेंटली, इसमें से कोई भी अगर डिसेबिलिटी है जो कि 40% तक की सर्टिफाइड हो सकती है, 40% तक की, अबव 40% की अगर डिसेबिलिटी है, तो उनका इनकम एक्टिव हो या पैसिव हो वो क्लब नहीं होगा, उसको क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो क्लबिंग कब होगा, तो रेगुलर में जो भी इनकम होगा ये छोड़ के, ये तीनों जो इनकम छोड़ के जो इनकम आने वाला है वो क्लबिंग में जाएगा। अब दोस्तों सब में मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट है सबके दिमाग में जो आने वाला है कि भाई टैक्स प्लानिंग, कैसे टैक्स प्लानिंग हो सकती है माइनर के इनकम के साथ। तो दोस्तों इसमें तो माइनर के इनकम में क्या माइनर गिफ्ट ले सकता है, माइनर को क्या गिफ्ट दिया जा सकता है, तो डेफिनेटली पेरेंट्स माइनर को गिफ्ट दे सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स माइनर को गिफ्ट दे सकते हैं, मतलब रिलेटिव्स दे सकते हैं, जो कि मेजर है वो माइनर को गिफ्ट दे सकते हैं। उसमें क्लबिंग होगा तो उसमें क्लबिंग होके तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि गिफ्ट इनकम एग्जम्प्ट होता है। गिफ्ट इनकम क्या है, एग्जम्प्ट है क्योंकि रिलेटिव से है। अब इनकम आएगा जबकि वो गिफ्टेड इनकम कहीं पे इन्वेस्ट होगा और उस पर कुछ इनकम अर्न होगा। इन्वेस्टेड मनी पे जब इनकम अर्न होगा तो वो इनकम होगा टैक्सेबल, और वो कहा जाएगा, क्लबिंग में जाएगा। अब हमको देखना है कि भाई क्लबिंग में जाने के बाद भी टैक्स इंप्लीकेशन कुछ ना हो, ऐसे एवेन्यूज हमको देखने होंगे। जैसे पीपीएफ अकाउंट है, माइनर के नाम पे हमने पीपीएफ अकाउंट ओपन किया। अब पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट जो भी आ रहा है वो क्या है, एग्जम्प्ट इनकम है, भले ही क्लब हो जाए, कोई प्रॉब्लम है कोई नहीं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है हमको कि भी आज इन्वेस्टमेंट कर दिया, लाइक आज बच्चा 10 साल का है, माइनर है 10 साल का, अब हमको उसके फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या हम एनीवेज इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके नाम पे पैसा दे दिया और लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में बोलो, शेयर्स में बोलो, या और कोई प्रॉपर्टी में हमने उसको पार्क कर दिया। अब पार्क कर दिया तो उस पर कोई इनकम तो आना नहीं है अभी। जब इनकम आएगा तभी टैक्सेबल होगा, और इनकम आएगा अगर 18 के पहले आया तो क्लब होगा। अगर हमने उसको 18 ईयर्स के उसके मेजोरिटी के बाद, मतलब वो मेजर होने के बाद अगर उसको मैच्योर किया तो कोई क्लबिंग नहीं होगा, क्लबिंग का कोई प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा, वो उसके ही हाथ में टैक्स हो जाएगा, जो कि हमारे हाथ में हायर टैक्स ब्रैकेट में टैक्स होने जैसा था। तो ये इस तरह से अगर कोई मेजोरिटी अटेंड करने वाला होगा, मतलब कोई 15, 16, 17 ईयर्स के अगर कोई होंगे और उनके पास में अगर हमको इनकम जनरेट करना है या उनके नाम पे हमको डाइवर्ट करके वहां पे, मतलब डाइवर्ट करके इन द सेंस उनको गिफ्ट करके वहां से इन्वेस्टमेंट करके उनके हाथ में इनकम लेना होगा, तो हम ये प्लानिंग डेफिनेटली कर सकते हैं। और तो हम एग्रीकल्चरल लैंड ले सकते हैं। अगर हमको एग्रीकल्चरल लैंड लेनी है तो हमने गिफ्ट कर दिया, एग्रीकल्चरल लैंड ले लिया। अब एग्रीकल्चरल लैंड बेच भी दिया, अगर हमने बेच दिया तो उसके ऊपर इनकम
एग्जम्प्ट है। अगर एग्रीकल्चरल लैंड रूरल एरिया की है तो एग्जम्प्ट इनकम है। तो एग्रीकल्चरल लैंड का सेल करने के बाद जो है वो इनकम एग्जम्प्ट है। तो इस हिसाब से वो भी इनकम, मतलब जो भी कैपिटल गेन आएगा वो एग्जम्प्ट रहेगा। हम एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड सेल करने के बाद जो इनकम आएगा, जो कैपिटल गेन के फॉर्म में आएगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल लैंड सेल का इनकम जो होगा वो एग्जम्प्ट होगा। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अदरवाइज भी कोई भी लैंड लेते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलके अगर वो मेजर होने के बाद उसके हाथ में आ रहा है तो उसको उसके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। अगर हम हायर ब्रैकेट में हैं तो उतना टैक्स हमको बच जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम टैक्स प्लानिंग के अलग अलग, जहां पर भी हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके उसके मेजर होने तक के लिए रुक सकते हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट भी हम माइनर के नाम से करके टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। होप दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।